हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है विकास के बारे में समझाया है और उसके बाद फिर विकास के बारे में समझाने के बाद हमने पार्ट 2 में जो है सेक्टर के बारे में समझाया कि प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मुद्रा और साख को समझेंगे। तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी कंटिन्यू इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से संबंधित है और जो क्लास 10th में है उनको तो देखना अनिवार्य ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा होती क्या है? तो मुद्रा क्या होती है अगर देखा जाए तो मुद्रा एक तरीके का विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है एक तरीके से मुद्रा। जैसे क्या है, हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे कपड़ा को मान लो खरीदते हैं, तो कपड़े को खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। या फिर दाल खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, पैसा देते हैं। तो एक तरीके का विनिमय का साधन है और यह एक सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि जो है इसको देना आसान पड़ता है वस्तुओं की अपेक्षा। पहले क्या था, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में क्या था, अगर किसी भी लोग को किसी वस्तु की ज़रूरत होती थी और दूसरे लोगों को दूसरे वस्तु की ज़रूरत होती थी, तो दोनों क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, आपस में बदल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझाते हैं। अगर मान लेते हैं एक लोगों के पास गेहूं है और दूसरे लोगों के पास दाल है, तो जिसके पास दाल है उसको गेहूं चाहिए और जिसके पास गेहूं है उसको दाल चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों आपस में समझौता कर लेंगे और जो गेहूं वाला होगा, जिसको दाल चाहिए वो गेहूं दे करके दाल वाले से दाल ले लेगा, और जिसके पास दाल है वो क्या करेगा, वो दाल दे करके या फिर अरहर की दाल जिसकी भी होगी दाल दे करके वो गेहूं ले लेगा और इस तरीके से दोनों का काम बन जाएगा। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का प्राइस रेट अगर देखा जाए तो अलग अलग है। लेकिन मान सकते हैं कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि मुद्रा का प्रचलन क्यों ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं कि जो है एक जूता बनाने वाला मोची है, जो है उसको क्या है, उसको गेहूं की जरूरत है। अब उसके पास खेती तो है नहीं, वो सिर्फ अपने जूते पर ही, जूते का बिजनेस है उसका, उस पर ही डिपेंड है। तो क्या करेगा वो, उसको क्या चाहिए, उसको गेहूं चाहिए। अब गेहूं चाहिए तो क्या करेगा, अब गेहूं चाहिए तो उसके लिए क्या, पहले वो अपने जूते को किसी कस्टमर को बेचेगा, बेचने के बाद फिर उसको पैसा मिलेगा और पैसा मिलने के बाद फिर वो गेहूं को खरीद लेगा। यहां से ध्यान देना, ये आसान पड़ता है। लेकिन अगर ये देखा जाए पहले के जमाने में जो होता था, जैसे मान लो उसको गेहूं चाहिए तो क्या करेगा, वो गेहूं वाले के पास जाएगा। अब उसको कन्वेंस करेगा कि जो है कि जूता ले लीजिए और हमें गेहूं दे दीजिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये फंसती है कि जरूरी नहीं है कि जो गेहूं वाला व्यक्ति है वो जूता खरीदे ही, क्योंकि उसको जूते की जरूरत हो सकता है ना हो। तो यहाँ पर जो है वो जो है जूते को ना खरीदे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है दूसरी चीज की जरूरत हो, जूते की जरूरत नहीं, इसलिए वो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये फंसती है कि अगर एक्सचेंज करना है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। जैसे क्या है, वो जूता देने के लिए अगर जो है तैयार हो तो वो गेहूं देने के लिए तैयार हो। दोनों में से अगर कोई भी एक जो है समर्थन में नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मुद्रा का देखा जाए तो जैसे क्या है, जो गेहूं वाला है उसको जो है पैसे अगर मिल जाएंगे गेहूं बेचने के बाद, फिर वो जो भी सामान हो सकता है, उसको जूता ना खरीदना हो, दूसरा कोई सामान खरीदना हो, तो क्या करेगा, वो दूसरे सामान को पैसे जो है पैसे से खरीद करके, मतलब अपने गेहूं को पैसे पर बेच करके दूसरे सामान को खरीद सकता है। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है। लेकिन पहले जो है ऐसा कुछ प्रचलन था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी अगर मानी जाती है व्यवस्था तो करेंसी को ही माना जाता है, पैसे को ही माना जाता है। कोई भी वस्तु को खरीदना और जो है बेचने के लिए सबको सब अच्छा लगता है, जो है क्या करना, पैसा पे करके किसी भी वस्तु को खरीदना। अभी आप दुकानदार के पास जाएं, कह दें इतना गेहूं ले लें और जो है हमें कपड़ा दे दें, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा।
मतलब इतना गेहूं का इतना सारा वजन होगा, कितने जो है कितने किलो के हिसाब से, और उसको रखना, उसको कन्वेंस करवाना, उसके बाद हो सकता है वो गेहूं को ना खरीदे। तो इस तरीके से जो है अगर देखा जाए कुल मिलाकर के कंक्लूजन पर हम लोग ये पहुंचते हैं कि मुद्रा का जो प्रचलन है वो किसके रूप में है, वो विनिमय के रूप में है, और ये मध्यस्थता का काम करता है। जैसे क्या मध्यस्थता के रूप में कैसे, जैसे उस जूते वाले को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो रुपया इसमें क्या करेगा, किसी कस्टमर को बेचेगा, वहां से पैसा मिलेगा, और वो पैसा क्या करेगा, उस पैसे से जो है वो गेहूं खरीद लेगा। तो पैसा एक तरीके का मध्यस्थता का काम करता है विनिमय में। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस कारण से हमें जो है मुद्रा का प्रचलन जो है करवाना अच्छा रहता है। इसके बाद फिर जो है पहले के समय में ये भी था, जो है जैसे मुद्रा का चलन कुछ दिन बाद हो गया था, उसके बाद फिर अलग अलग धातुओं की मुद्राएं चलती थी, जैसे सोना का, चांदी का। लेकिन इस समय जो मुद्रा अगर चलती है हम लोगों के यहाँ, तो जो है ये आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा जो है मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। और एक देश में वही मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया ही चलता है, अब डॉलर जो है एयरपोर्ट पर अगर मान लो कोई बाहर से आता है तो वहां पर चलता है, वहां पर वो एक्सचेंज हो जाता है। बाकी अगर हम डॉलर लेकर जाएंगे तो कोई भी वस्तु हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है मुद्रा के बारे में समझा। इसके बाद फिर हम लोग ये समझते हैं कि अगर जो है हमें मुद्रा जो है लोन में लेना हो किसी से, अब यहां से समझते हैं मुद्रा का लोन। अब क्या लोन लेना जो है, किसी से लोन लेना अच्छा हो सकता है कि खराब हो सकता है, तो इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक एनसीईआरटी में है। तो मुद्रा का लोन लेना ये अच्छा हो सकता है कि या खराब, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या है, फिर हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक कोई कारीगर है, जूता बनाने वाली मान लो उसके पास जो है कंपनी है, और वो क्या है, उसको कोई सीजन चल रहा है, जिस सीजन में मतलब जो है अगर मान सकते हैं बारात ज्यादा है, या फिर जो है कुछ फंक्शन वगैरह ज्यादा है रहते हैं, तो जो है उस मौसम में अगर देखा जाए तो जूते की बिक्री ज्यादा होगी। या फिर जो है अगर कपड़ा बनाने वाला होगा तो कपड़े की बिक्री जो है ज्यादा रहेगी उस समय में। तो जो है हम जूते को लेकर के चल रहे थे, तो यहाँ से अगर मान लो जो है उसको 3000 जूते के ऑर्डर जो है एक महीने में मिल सकते हैं। तो उसको किसी ने ऑर्डर दिया, जैसे कस्टमर से उसे इतना ऑर्डर मिला कि 3000 जूते हमें इस मौसम में इस सीजन में चाहिए, तो 3000 जूते उसको चाहिए। अब उसके पास इतने कारीगर हैं कि वो लगभग जो है अगर एक महीने या 2 महीने में देखा जाए, जितने दिन में सीजन रहेगी उतने दिन में वो 500 ही जूते बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 500 ही जूते बना सकते हैं, उससे ज्यादा जूते नहीं बना सकते हैं। मतलब 500 से ज्यादा जूते नहीं बना सकते। अगर एक जूते की प्राइस 50 रुपया लेते हैं तो 5 25 25, तो उनको सिर्फ जो है 25,000 का ही प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर अब देखो ये अपने में इतना ही बैलेंस करके चलते हैं कि 25,000 हो जाएगा, लेकिन अब मान लो इसको 3,000 का ऑर्डर मिला है, तो ये क्या करे, जो भी कारीगर है वो क्या कर सकता है, अब इसको क्या चाहिए, जूता बनाने के लिए जो है चमड़ा चाहिए, तो चमड़े वाले से क्या करे, उधार ले ले। मतलब ये कह दे कि जब मेरी जो जितने भी विक्रेता हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, जब जूते खरीद लेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो एक तरीके से चमड़ा को उन्होंने उधार ले लिया। उधार देने के बदले में मान लेते हैं वो 10,000 रुपये हो जाएगा उसका, जिन्होंने उधार ले लिया उससे। या फिर इसको मान सकते हैं चमड़ा खरीदे, इसको 10,000 पे करना है। इसके बाद फिर इसके लिए कुछ कारीगर भी चाहिए, तो मानते हैं कि कारीगर जो है इसको 5-10 कारीगर या फिर 20 कारीगर जितने भी रहेगा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि उन कारीगरों को देने के बाद फिर 25,000 रुपये हम कारीगरों को दे दिया जाएगा। तो 25,000 रुपया कारीगर को दे दिया गया, और उसके बाद फिर 10,000 रुपया जिससे जो है चमड़ा जहां से मंगाया गया था जूता बनाने के लिए, ये मंगा लिया गया। अब ये कारीगर क्या करेंगे, इससे सामान से इतना तैयार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्होंने 35,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है समझ लीजिए जो है ये उधार में है। और वैसे इसको लाभ कितना होता, 25,000 का होता। लेकिन अब ये क्या करेगा, अब इसका 3,000 का जो जूता है ये भी बिक जाएगा। तो 3,000 का जूता बिकेगा तो 3,000 गुणे 50 रुपया कर देंगे, तो 5 × 15
और जो है 3 1 4 0, 2 2 4 4 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,50,000 रुपए अगर देखा जाए, 1,50,000 रुपए इसको प्रॉफिट हो, मतलब कुल इसने जो है कुल कितना इन्होंने बेचा, कितना पैसा कमाया, 1,50,000 रुपए, और 25,000 रुपए जो पहले कमा सकता था। अब देखते हैं कि कितना रुपया इसने, अब देखो 35,000 क्या करेगा इसमें से, 10,000 इसको दे देगा। मान लो इसने भी इंटरेस्ट पर दिया हो, अब अगर जैसे क्या है 10,000 रुपया इसको देना है, अब इसको मान सकते हैं कि जो है ये 12,000 रुपया लेना चाहिए, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया था, तो मान लो ये 12,000 ले ले। और उसके बाद फिर कारीगर की संख्या मान लो ये 25,000, 35,000, 5,000 इसमें एक्स्ट्रा और कर ले, तब भी कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 40,000 और उसके बाद फिर 12,000, तो कितना हो जाएगा, 52,000 रुपये हो जाएगा। तो इसमें से घटा देंगे 52,000 रुपये, तो 98,000 रुपये आ जाएगा। पहले जो उसका पहले वो कितना पैसा कमा सकता था, 25,000, लेकिन इतना जो है रिस्क लेने के बाद यहाँ से जो है इससे उधार लिया, इसके बाद इसको भी जो है कुछ परसेंटेज दिया, यहाँ से मजदूरों को भी दिया, जो है उनको एफर्ट किया, इतना करने के बाद फिर जो है उसको 98,000 रुपया मिला। पहले वो 25,000 कमा सकता था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते थे कि इन्होंने इसके द्वारा जो है रिस्क लेने पर, या फिर मजदूरों को पहले से पैसा देने पर, या फिर इसको अभी मजदूरों को जो है एडवांस में पैसा देगा। एडवांस में पैसा देने के लिए मान लो किसी से ये जो है 35,000 है, और ये मान सकते हैं 40,000, ये 52,000 रुपये तो इन दोनों को देना है। तो इसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति से इन्होंने जो है 52,000 रुपये उधार लिया था, इसको देने के लिए, इसको देने के लिए। अब मान लो ये भी कुछ अपना हिस्सा इसमें चाहता है, तो इसको भी मान सकते हैं 5,000 रुपया, इसको 5,000 या फिर 8,000 की इसको भी दे दिया जाए, तब भी कितना हो जाएगा, ये 60,000 होगा। और यहाँ से इसको 90,000 रुपया तब भी प्रॉफिट होगा, जहां पर ये पहले 25,000 होता था, पहले 25,000 होता था, अब 90,000 होता है। तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति से जो है 52,000 रुपए का उधार लिया, और 52,000 रुपए उधार लेने के बाद फिर क्या हो गया, इसको मान लो परसेंटेज पर इसने दिया था, तो 8,000 रुपए इसमें परसेंटेज जुड़ गया 2 महीने का, तो 60,000 रुपए इसको वापस करना था। तो 60,000 में इसने जो है 10 या 12,000 रुपए का जो है रॉ मटेरियल लिया, 35 से 40,000 रुपया कारीगर को दिया, तो हम 40,000 और 12,000 मान करके चल रहे हैं, 52,000 इन पर लगा, और जो है 52,000 ये दोनों को दे दिया, प्लस 8,000 रुपया जो है इनका जो है परसेंटेज दे दिए, जो इसने उधार दिया था, तो 60,000 दे करके, और उसके बाद फिर 90,000 रुपए का इसको फायदा हो गया। पहले जहां पर 25,000 का फायदा होता था, वहीं पर जो है अब 90,000 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि इस कंडीशन में लोन लेने पर हमें फायदा हो गया, इस कंडीशन में हमें लोन लेने पर फायदा हो गया। लेकिन क्या होगा, कुछ कंडीशन में लोन लेने पर हमें फायदा नहीं, नुकसान भी होता है, तो उसको समझते हैं। तो मुद्रा का लोन लेने पर कहां कहां नुकसान हो सकता है, नुकसान। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे क्या है, एक किसान है कोई, अब किसान क्या करेगा, किसान को मान लो जो है कुछ पौधे लगाने हैं या फिर खेती करना है, तो उसके लिए जो है खेत को बढ़िया बनाना पड़ेगा। बढ़िया बनाने का मतलब खेत की जुताई करवाना पड़ेगा, उसमें बीज जो है बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब पैसा इसके लिए वो क्या करता है, काश्तकार से, कोई बड़े काश्तकार से, या फिर जो है वो बैंक से पैसा लेता है, या फिर बड़े काश्तकार से ही मान सकते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, जो गांव में रहते थे महाजन, उनसे पैसा लेते थे। तो मान लेते हैं कि उनसे वो पैसा लिया, पैसा लेने के बाद वो 10,000 रुपए का कर्जा वहां से लिया, उसके बाद फिर उसने जो है 5% इंटरेस्ट पर दिया। तो इसका मतलब जो है इसका 5% निकालेंगे, तो इसका 5% क्या होगा, तो 10,000 गुणे 5/100, इसका मतलब जो है 500। तो 10,000 जो है 500 रुपए इसको पे करना रहेगा एक साल बाद। मतलब इतना इंटरेस्ट लगा कि साल भर के लिए 5 ही है साधारण ब्याज की दर से, एक वर्ष के लिए, तो इसको 10,500 रुपए देना पड़ेगा। अब जो है मान लेते हैं कि जो जिसने कर्जा लिया था वो क्या करता है, उसने जो है कर्जा लेकर के अपने खेत को अच्छे तरीके से बनाया, मतलब उसमें जुताई करवाई, उसके बाद फिर जो है खाद डाली,
और उसके बाद फिर जो है यहाँ से बीज का रोपण किए। बीज रोपण करने के बाद पौधा यहाँ से निकला, और फिर मानते हैं कुछ मौसम इस तरीके से खराब हो गया कि सारे पौधे नष्ट हो गए। मतलब ऐसी कंडीशन आ गई कि जो है खाने भर का भी अनाज नहीं हो पाया इसमें। तो यहाँ से इसको कोई भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन 10,500 रुपये इसको चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि इसने इससे कर्जा लिया है। तो जो है मानते हैं पहले साल में उसने कुछ नहीं कहा, तो यहाँ से पहले साल में तो जो है कुछ नहीं कहा महाजन ने कि 10,500 रुपये। उसने कहा कि अब की बार फसल नहीं हुई है, अगली बार होगी तो अगली बार दे देना। तो 10,500, अब वो क्या कर रहा है, 10,500 पर भी ब्याज लगा रहा है, ब्याज पर ब्याज लगा रहा है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब इसका फिर 5% लगाएगा, तो इसका 5/100 इसको करेंगे जो है 5×5=25, 525 रुपया और हो जाएगा। तो 10,000 और 500 ये है ही 525, और तो इसका मतलब 11,525 रुपया इसको लगेगा। 11,025 रुपया, 11,000 जो है 25 रुपया इसको अब पे करना है। तो क्या करेगा, अब इसको अब से दूसरे साल में जो पे करना है, और इसके बाद फिर दूसरे भी मान सकते हैं फसल उतनी अच्छी सिर्फ खाने भर का निकला। तो क्या करेगा ये दूसरे साल महाजन, इसको अब तो ये धीरे धीरे और कर्जे में जा रहा है। पहले कर्जा 10,000 का था, ब्याज लगने के बाद 10,500 का हो गया, उसके बाद फिर 11,025 रुपये का हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। तो ये महाजन क्या करते थे, ये महाजन इसकी जमीन का इसको मजबूर करते थे कि जो है अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मुझे बेच दीजिए। तो यहाँ से क्योंकि अगर बेच देंगे तो आपका कर्जा जो है मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख सकते थे कि लोन लेने पर या किसी से कर्जा लेने पर क्या होता है, नुकसान होता है। यहाँ से हम लोगों ने समझा। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम जो है पैसा ले रहे हैं तो हमेशा हमें प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन, अब ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप लोग कितने बुद्धिमान हैं और किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो है किसी से मुद्रा लेने पर। तो मुद्रा लेने पर रिस्क रहता है, किसी से भी उधार लेने पर, क्योंकि धीरे धीरे हम डेब्ट में भी जा सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो फेवरेबल कंडीशन में हमें ऐसा काम करना चाहिए, सारे कंक्लूजन को ध्यान में रख करके मुद्रा को किसी से लेना चाहिए या फिर बैंक से लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग जो है देखते हैं, मुद्रा तो समझ लिए, मुद्रा को किसी से लेना या फिर जो है नुकसान, मुद्रा को किसी से लेने से नुकसान और फायदे के बारे में भी हम लोग समझ गए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि अगर मुद्रा को लेते हैं तो किस तरीके से। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल लेकर के इस तरीके अच्छे तरीके से समझा सकते हैं जो है कि पैसा लेने पर नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है किसी से उधार पैसा लेने पर। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ गए। इसके बाद फिर हम लोग कुछ जो है रेट को समझ जाते हैं। जैसे साख क्या होता है, साख का मतलब जो है अगर देखा जाए डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, जिसके पास जैसे क्या है, जैसे हम बैंक से पैसा लेने जाएं तो बैंक के पास, बैंक एक तरीके का क्या होता है, साख का काम करता है, उसके पास पैसा रहता है हमें देने के लिए। तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, साख हो जाएगा। तो साख के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा। उसके बाद फिर एसबीआई, जितने भी बैंक हैं, अब इसको आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी, और उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था आरबीआई का। तो और एसबीआई, ये बैंकों के बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। एसबीआई इसका नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या करते हैं, ये एक तरीके के साख प्रदान करने का काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग साख प्रदान करने का काम कौन करता है, समझ गए। अब हम लोग जो है कुछ रेट के बारे में समझते हैं। जैसे ये भी पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जानना आवश्यक है। तो जैसे क्या है, हम लोग कुछ रेट के बारे में समझते हैं। जैसे बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। और इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR। इन 5 टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, जैसे क्या है, हम लोग आरबीआई, जैसे क्या है, आरबीआई है यहाँ पर, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये एसबीआई है,
और जो है यूको बैंक है, अगर देख सकते हैं ये यूको बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है, ये सारे बैंक हैं। अब मान लो क्या है, एसबीआई को या फिर यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे की जरूरत पड़ी तो ये कहाँ पर जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई से ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद फिर क्या करते हैं, कंज्यूमर जो रहते हैं, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग आरबीआई में तो जाते नहीं हैं, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे, यूको बैंक में जाएंगे, एसबीआई में जाएंगे, यहाँ से हम लोग पैसा लेंगे। तो मान लो इनके पास पैसा नहीं है तो ये क्या करेंगे, जो है आरबीआई से पैसा लेंगे। तो आरबीआई से अगर एसबीआई बैंक पैसा ले रहा है तो अगर वो शॉर्ट टाइम के ले रहा है जैसे 2 से 14 दिन के लिए अगर देखा जाए इसको, तो ये शॉर्ट, अगर आरबीआई किसी भी बैंक को जो है पैसा देता है 2 से 14 दिन के लिए, तो क्या होता है, वो जिस रेट पर देता है उस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। अब यहाँ से ध्यान से समझना, जिस रेट पर आरबीआई, एसबीआई या फिर जितने भी बैंक रहते हैं उनको जो है जिस रेट पर पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और अगर ये कितने दिन के लिए होता है, 2 से 14 दिन के लिए होता है, बाद में इसको फिर जो है लौटाना भी पड़ता है। सिर्फ 2 से 14 दिन के लिए अगर शॉर्ट टाइम के लिए रहता है तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर यही आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया और काफी दिन के लिए दिया, मतलब साल भर के लिए या फिर मतलब 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर दिया, तो जिस रेट पर आरबीआई एसबीआई को पैसा देगा उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। ध्यान देना, अगर आरबीआई जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, जितने केंद्रीय बैंक आरबीआई है, और जितने स्टेट बैंक है उनको अगर पैसा देता है तो अगर शॉर्ट टाइम के लिए देता है तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर जो है लॉन्ग टर्म के लिए देता है तो उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है बैंक रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई एसबीआई से पैसा लेता है। ध्यान देना, आरबीआई एसबीआई से पैसा लेता है, और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति आती है, तो उस कंडीशन में मुद्रास्फीति को, महंगाई को कम करने के लिए एसबीआई जो है आरबीआई से जो है पैसा लेता है, या फिर अगर मान सकते हैं कि एसबीआई जो है आरबीआई को पैसा देता है। जैसे क्या है, एसबीआई के पास जितने भी बैंक हैं इनके पास पैसा ज्यादा हो गया, अब पैसा ज्यादा हो गया तो इसको ये अपने पास रख करके करेंगे क्या, कस्टमर भी इनसे जितना लेता है उसके बाद भी बचता है, तो ये क्या करते हैं, ये एसबीआई जो है आरबीआई को पैसा इसमें रख देते हैं ताकि इनको कुछ परसेंटेज का लाभ मिल सके। जैसे इनके पास 100 रुपया है, अब ये 100 रुपया पड़ा ही है, इनके पास रख देंगे तो 1-2% का लाभ भी मिल जाएगा। तो जितने भी स्टेट बैंक हैं, जैसे एसबीआई जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देता है, आरबीआई को जिस रेट पर पैसा देता है उस रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। जितने भी स्टेट बैंक हैं वो अगर आरबीआई को पैसा देते हैं तो जिस रेट पर देते हैं उस रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। हाँ, से ये भी समझ में आ गया। एसएलआर क्या होता है और सीआरआर, इसको बोलते हैं शॉर्टरी जो है, इसको बोलेंगे एसएलआर और सीआरआर समझते हैं। देखो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है सीआरआर, और इसको बोलते हैं शॉर्टरी। तो यहाँ से हम लोग ने रिवर्स रेपो रेट देख लिया, इसके बाद हम लोग सीआर देखते हैं, एसएलआर देखते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियां। जैसे क्या, सीआरआर, जैसे अगर एसबीआई, अगर जो है हम लोग बैंक से पैसा लेने जाते हैं, मान लो जो है हमें 10,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 रुपये या फिर बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो इस तरीके की कंडीशन होती है, मतलब यहाँ से इसको पैसा लेंगे तो ये बैंक जो है हमारे पर जो है कुछ इंटरेस्ट हमें चार्ज करेगा। लेकिन मान लो अगर हम पैसा जमा करने जाते हैं तो क्या होता है, 10,000 रुपये अगर हम जमा करने जा रहे हैं एसबीआई में, तो क्या होगा, 10,000 में से जो है जितना कुछ परसेंट, जैसे इनके पास 9,500 रुपये रहेगा और 500 रुपये हमें आरबीआई को देना पड़ता है कैश के रूप में। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसके रूप में। और कुछ हमें जो है एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है, जैसे मान सकते हैं कि बॉन्ड के रूप में। तो कुछ पैसे जो है बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता है और कुछ पैसे जो है वो नगद के रूप में रखना पड़ता है। तो मानते हैं कि 10,000 रुपये यहाँ पर जमा किए, तो 400 रुपये जो है नगद में है
और उसके बाद 600 रुपये का बॉन्ड जो है ये आरबीआई के पास चला जाता है। तो इनके पास 9,000 रहेगा और 1,000 आरबीआई के पास रहेगा। 400 रुपये सीआरआर के रूप में और एसएलआर के रूप में 6,000 रुपये रहेगा। तो हम लोग इस टॉपिक को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, बस इसका मतलब हम लोग समझ गए। 10th में इतना ही बहुत है। बाकी जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे या फिर अगर कोई भी बैंक क्षेत्र में जाता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अलग से भी जो है वीडियो, यूपीएससी का मेरा चैनल चल ही रहा है जो है, जिस पर जो है प्रेमबल और उससे संबंधित 2 वीडियोस हो चुके हैं। तो उस पर जो है हम लोग एक को बैंक रेट, रेपो रेट, इसको इससे बढ़ने से क्या होता है, इसको घटने से क्या होता है, सारी बातों को यूपीएससी का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। बस इसमें हमें इतना जानना है कि जो है बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, बस इसका मतलब हमें समझना है, जिसको हमने समझा दिया। बैंक रेट, अगर आरबीआई एसबीआई को जिस रेट पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर एसबीआई बैंक या फिर जितने भी स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक को जिस रेट पर पैसा देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। एसएलआर और सीआरआर 2 प्रतिभूतियां हैं जिसको जो है किसके लिए यूज होता है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए होता है, मुद्रास्फीति को। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति होता क्या है, देखो अगर क्या है पैसे की वैल्यू कम होने लगे तो उसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन आ गई। जैसे क्या था, पहले पेन क्या था, अगर मान लो 2 रुपए में मिल रही थी, अब वही पेन हमें लेकर जाते हैं लेने तो हमें 3 रुपए में मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा, पेन तो वही है। या फिर बिस्कुट ले लें, 5 रुपए वाला बिस्कुट पहले जो अब 5 रुपए में मिलता है, पहले वो 2 रुपए में मिलता था, अब उसी को 5 रुपया देकर के खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। जब उसी वस्तु को खरीदने के लिए जो है हमें ज्यादा पैसा देना पड़े तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इससे कैसे निजात पाया जाता है इतना हमें नहीं जानना, बस इन्फ्लेशन हम लोग समझ गए। बस 10th के सिलेबस में इतना अगर आप लोग समझ गए तो इतना काफी है। अगर यूपीएससी वाला मेरा वीडियो रहेगा तो उसमें एक के बारे में डिटेल से रहेगा। तो अगर आप लोग जो है उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है किसी का जो है यूपीएससी के क्षेत्र में जाने का मन कर जाए इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ से इसको पढ़ने पर बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को समझा, मुद्रा क्या होता है, साख क्या होता है, उसके बाद जितने भी रेट थे, इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो को समझा। इस वीडियो में जितने भी पार्ट थे, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा आ सके। क्योंकि सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, उसके बाद फिर जो है बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।